केल्विन साइकिल में हमने ये चीज देखा था कि आपके पास जो लाइट एनर्जी के बाद इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हुए हैं, एटीपी एनएडीपीएच की प्रोडक्शन हुई है और ऑक्सीजन इवॉल्व हुई है। अब डार्क रिएक्शन या केल्विन साइकिल में आपके प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और उसके लिए हमने देखा था कि जो प्लांट्स के पास साइकिल है जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होना है, वो 3 स्टेजेस में डिवाइड हुआ, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। स्टेज 1 में आपके पास एक्चुअली क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करने के लिए एक एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्ट्रोमा में आपके पास एक 5 कार्बन कंपाउंड है, राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट, ठीक है। ये राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट ये एक्ट करेगा एज एन एक्सेप्टर और एक्सेप्ट कर लेगा किसको, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एंटर हो जाएगी इस साइकिल में। टोटल 3 मॉलिक्यूल्स आपके पास इस एक्सेप्टर के एक्सेप्ट करेंगे, 3 मॉलिक्यूल्स किसको, कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रोसेस के बाद स्टेज 1 के बाद आपके पास एक इंटरमीडिएट 6 कार्बन कंपाउंड बनता है जिसकी हाइड्रोलिसिस के बाद आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं। सो एट द एंड ऑफ स्टेज नंबर 1 आपके पास स्ट्रोमा के अंदर टोटल 6 मॉलिक्यूल्स होंगे 3 कार्बन कंपाउंड के, और वो 3 कार्बन कंपाउंड कौन सा था जी, जैन जी, लास्ट टाइम नहीं थे वो, 3 कार्बन कंपाउंड था 3-फॉस्फोग्लिसरेट। आज क्लास में है ना, तो आप अटेंटिव हैं। 6 मॉलिक्यूल्स आपके पास बन गए थे 3-फॉस्फोग्लिसरेट। इस स्टेज नंबर 1 को हम कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन करें, ठीक है। सो पहली स्टेज के अंदर आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिक्स हो गई है इनटू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो ये आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड को एक्चुअली कन्वर्ट करना है कार्बोहाइड्रेट्स, बट यहाँ पे स्टेज नंबर 1 की जो प्रोडक्ट है आपके पास उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। सो हमने ये चीज देखी थी कि आपके पास स्ट्रोमा के अंदर ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आज मैं एंजाइम्स का दोबारा तो डिस्कस नहीं करूंगी, लेकिन आप लोगों को सिर्फ ये चीज मैं अब रिवाइज करवाऊंगी कि 2 एंजाइम्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मली ग्लाइकोलाइसिस में यूज होते हैं, जिसमें से एक एंजाइम है आपके पास फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, ठीक है, जो कि यहाँ पे इन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P को, ठीक है, सॉरी 3-फॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता है यूजिंग 6 ATPs। यहां से फॉस्फोराइल ग्रुप ट्रांसफर करवाता है, यानी एक मॉलिक्यूल को एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेगा। इसी तरह से अगर आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 ATPs से फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर करेगा इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट आपके पास आएगी इंटरमीडिएट, उसमें ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये यहाँ पे इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अटैच है, ठीक है। ये वाला यहाँ पे मैंने अटैच किया। दिस इंटरमीडिएट इज 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। अगर आप ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस रिवाइज करो तो आपने वहां पे ये दोनों इंटरमीडिएट्स पढ़े थे। ग्लाइकोलाइसिस में आपका यही एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को कन्वर्ट करता था फॉस्फोग्लिसरेट में, 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, और इस प्रोसेस में एटीपी को प्रोड्यूस करता है। यानी 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में जो फर्स्ट पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप है उसे एडीपी पे ट्रांसफर करके एटीपी में कन्वर्ट कर देता था, और 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट को किसमें कन्वर्ट करता था,
3-फॉस्फोग्लिसरेट। बट यहाँ पे आपके जो प्लांट्स हैं उनके स्ट्रोमा में 3-फॉस्फोग्लिसरेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये रिएक्शन, ये एंजाइम आपके पास रिवर्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जब इस मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इस स्पीशी की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो रिएक्शन इस डायरेक्शन में जाएगा विच इज ऑपोजिट टू ग्लाइकोलाइसिस। सो यहाँ पे आपके एटीपी कंज्यूम होंगे और 3-फॉस्फोग्लिसरेट की फॉस्फोराइलेशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। इसके 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसके बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, इसके ऊपर एक और एंजाइम एक्ट करता था और ये एंजाइम भी ग्लाइकोलाइसिस का एंजाइम है और इसका नेम क्या है? G3P डिहाइड्रोजिनेज, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अगर आप इसी एंजाइम को कंपेयर करो ग्लाइकोलाइसिस के साथ, तो ये पे ऑफ फेज का पहला एंजाइम है। ग्लाइकोलाइसिस में जो आपके पास पे ऑफ फेज है, वी ऑल नो कि उसमें G3P ऐड होते हैं, जो आपके पास प्रिपरेटरी फेज में ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट बनता है, वो पे ऑफ फेज में एंटर होता है और जैसे ही वो पे ऑफ फेज में एंटर होता है, तो आपके पास पहला एंजाइम है ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, जो कि इसके ऊपर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अटैच करवाता है और इस प्रोसेस में यहां से हाइड्रोजन रिमूव करके ट्रांसफर कर देता है Na+ को और इसे कन्वर्ट कर देता है इसमें NADH। ये ग्लाइकोलाइसिस में होता है। ग्लाइकोलाइसिस में जैसे प्रिपरेटरी फेज स्टार्ट होती है, तो जो 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के उसमें एंटर होते हैं, उसके ऊपर ये एंजाइम फॉस्फेट ऐड करवाता है। फॉस्फेट को ऐड जिस पोजीशन पे करवाना है, वहां से हाइड्रोजन रिमूव करा के कहां पे ट्रांसफर करता है? Na+, यानी एक तरफ ऑक्सीडेशन करवा रहा है और दूसरी तरफ क्या करवा रहा है? फॉस्फोराइलेशन। सो दिस इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो ग्लाइकोलाइसिस में होती है। बट केल्विन साइकिल में आपके पास ये स्पीशी अवेलेबल नहीं है। केल्विन साइकिल में आपके पास 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट है, सो रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इट मींस कि अब यही वाला एंजाइम इस स्ट्रक्चर में से फॉस्फेट रिलीज करेगा और यहां से NADPH से हाइड्रोजन ट्रांसफर कर देगा फॉस्फेट की जगह और इसे कन्वर्ट कर देगा NADP+। ठीक है, सो आपके पास 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के जो 6 मॉलिक्यूल्स थे, वो इस स्टेप के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ये दोनों जो एंजाइम्स हैं, ये एक्चुअली स्टेज नंबर 2 में यूज होते हैं। ठीक है, और इस स्टेज नंबर 2 को हम क्या कहते हैं? रिडक्शन। स्टेज 1 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड स्टेज 2 क्या है? रिडक्शन। अब रिडक्शन हो किसकी रही है? ये फंक्शनल ग्रुप जो इनिशियली कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट था, इन एंजाइम्स की एक्टिविटी के बाद ये कन्वर्ट हो गया है कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो आप कह सकते हो कि यहाँ पे आपके इस फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन हुई है और आपके पास जो स्टार्टिंग में 6 मॉलिक्यूल्स थे, 6 मॉलिक्यूल्स थे 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, वो रिडक्शन के बाद कन्वर्ट हो चुके हैं टू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट व्हिच इज एन एल्डोट्राइओस। ठीक है, ये एक सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है जिसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। समझ आ गई इस बात की? अब आज हमने स्टेज नंबर 3 स्टार्ट किया। केल्विन साइकिल की जो लास्ट या थर्ड स्टेज है, इसको हमने स्टार्ट किया और ये चीज आपने याद रखनी है कि स्टेज नंबर 3 में आपके पास जो G3P के 6 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुए हैं। अभी हमने यही देखा ना कि स्टेज नंबर 2 के बाद आपके पास जो 6 मॉलिक्यूल्स पहले 3-फॉस्फोग्लिसरेट के थे, वो कन्वर्ट हो गए हैं टू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट व्हिच इज एन एल्डोट्राइओस।
रीजनरेशन ऑफ 5 molecules ऑफ G3P, इनको यूज करेगा फॉर रीजनरेशन ऑफ एक्सेप्टर। बच्चों जितने भी जो साइक्लिक पाथवेज हैं उनका कॉन्टिन्यूअस रहना बहुत जरूरी है। आपने अभी देखा है कि जो केल्विन साइकिल है इसकी स्टेज नंबर 1 में आपके पास एक 5 कार्बन कंपाउंड था जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट किया, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ऐसे है ना, इसके 3 मॉलिक्यूल्स आपने यूज किए थे और 3 कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ एसोसिएट हुए थे और फिर आपके पास यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स बने थे 3 फॉस्फोग्लिसरेट। नाउ अगर आप चाहते हैं कि ये साइकिल कॉन्टिन्यूअस रहे तो उसके लिए एट द एंड ऑफ दिस साइकिल आपको ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रीजनरेट भी करना है। जिसे स्टार्टिंग में आपने यूज किया था वो थर्ड स्टेज में रीजनरेट भी होना है। सो स्टेज नंबर 3 में आपके पास यहाँ पे जो 6 मॉलिक्यूल्स अभी बने थे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के, उसमें से एक मॉलिक्यूल एज इट इज प्लांट अपने पास एज अ प्रोडक्ट रखेगा, एज अ कार्बोहाइड्रेट उसे कंसीडर करेगा और जो बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स हैं इन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P को यूज करते हुए ये वापस उन 3 मॉलिक्यूल्स को प्रोड्यूस करेगा, रीजनरेट करेगा, जो कि स्टेज नंबर 1 में यूज हुई। ठीक है, सो ये जो स्टेज 3 हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें मैं ये बताने लगी हूँ कि ये एंजाइम्स यूज होते हैं। एक्चुअली इस स्टेज नंबर 3 का पर्पस क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं G3P के वो कन्वर्ट होंगे इनटू दी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कंसीडर कर सकते हो कि स्टोमा में आपके पास इस टाइम सपोज यू हैव 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P 1 2 3 4 एंड 5। एक मॉलिक्यूल हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज वो सेल में एज अ कार्बोहाइड्रेट उसे अपने पास रखता है, उसे अपनी नेट प्रोडक्ट के तौर पे वो कंसीडर करते हैं। बाकी के 5 मॉलिक्यूल्स की ये ड्यूटी है कि वो उन 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट को जो कि स्टेज नंबर 1 में यूज हुए थे उन्हें क्या करें, रीसिंथेसाइज करें, रीजनरेट करें ताकि आपका प्रोसेस जो है वो कॉन्टिन्यूअसली चलता रहे। So ultimately ये 5 molecules of ribulose 1,5 bisphosphate produce करेंगे। Sorry, 5 molecules of G3P produce करेंगे 3 molecules of ribulose 1,5 bisphosphate। ठीक है, इन 5 मॉलिक्यूल्स में आपके पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने थे, ये सारे 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं ना। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर आप देखें तो इन 5 मॉलिक्यूल्स में कितने हैं, 15। और यहाँ पे आपके पास ये जो एक कंपाउंड है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 5। सो जब आप काउंट करते हो तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 15। सो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेम है, सिर्फ जो कार्बन स्केलेटन है वो कन्वर्ट होगा। 3 कार्बन कंपाउंड्स अल्टीमेटली किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, सो नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज नहीं होंगे, सिर्फ कार्बन स्केलेटन जो है वो शिफ्ट होगा 3 से 5। और इस शिफ्टिंग के लिए, इस प्रोसेस के लिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि हमारे पास कुछ एंजाइम्स यूज होंगे और ये इसी ऑर्डर में यूज होंगे। आपके पास जो है वो रेपिटेटिवली ये एंजाइम यूज होंगे कि हमेशा एल्डोलेज का रिएक्शन, देन फॉस्फेटेज और उसके बाद ट्रांसकीटोलेज, इसके बाद दोबारा एल्डोलेज, फॉस्फेटेज एंड ट्रांसकीटोलेज। और ये तब तक चलता रहता है जब तक आपके पास 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 5 कार्बन कंपाउंड्स प्रोड्यूस नहीं हो जाते। ठीक है, सो हमने अगर इन एंजाइम्स को देखना है तो पहले हमें इनके रिएक्शंस का पता होना चाहिए और उसके बाद हम जो है वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सो पहले मैं इन तीनों एंजाइम्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ और उसके बाद हम जो है वो मूव करते हैं स्टेज नंबर 3 की तरफ प्रॉपर्ली।
अब जो पहला एंजाइम है आपके पास एंजाइम एल्डोलेज। ये एंजाइम आपने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ा था फैजान, किस स्टेप में, कुछ याद है? अभी तो आप लोग ये कोर्स पढ़ रहे हो, ये हाल है, वही मैं कहना चाह रही हूँ। ओके, आपने ये एंजाइम एक्चुअली डिस्कस किया था PFK1 के रिएक्शन के बाद कि जब आपके पास प्रिपरेटरी फेज में फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फॉस्फेट बनता है तो उसके फौरन बाद एक एंजाइम आता था एल्डोलेज, और ये एल्डोलेज एक्चुअली क्या करता था, कार्बन नंबर 3 और 4 के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करके 6 कार्बन शुगर को 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन शुगर्स में कन्वर्ट करता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप इसी एंजाइम के रिएक्शन को दोबारा देखें तो एल्डोलेज जब इसके ऊपर एक्ट करता है, पहले हम ग्लाइकोलाइसिस के हवाले से देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा। जब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद आपके ये जो दो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4, इन दोनों की वैलेंसीज डिस्टर्ब हो गई, एक एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी आ गई। अब उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए आपका ये वाला जो कार्बन है यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज करेगा और उसके रिस्पॉन्स में यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी विद दिस कार्बन। सो इंटरनल रीअरेंजमेंट की वजह से ये कार्बन कार्बन बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होता है स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हो जाता है, और आपके पास जो प्रोडक्ट्स बनती हैं उस प्रोडक्ट में एक स्ट्रक्चर आपके पास है कीटो शुगर, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरी आपके पास एक एल्डो शुगर है विच इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, और उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास स्टेज 3 ऑफ कैल्विन साइकिल में ये रिएक्शन कैसे चलता है। CH2OH अब मैं इसे लिख रही हूँ बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड। ये स्टेप क्लियर हो गया जी फैजान, अब याद आ गया? ओके, सो यहाँ पे आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि एल्डोलेज ग्लाइकोलाइसिस में जहां आपके पास 6 कार्बन शुगर्स होती हैं, उन 6 कार्बन शुगर्स या मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो उनके दरमियान बॉन्ड को ब्रेक करता है और उन्हें 3 कार्बन शुगर्स में कन्वर्ट करता है। बट अभी अगर आप स्टोमा को एनालाइज करो तो वहां पे आपके पास 3 कार्बन शुगर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है। स्टेज 1 और स्टेज 2 के बाद आपके क्लोरोप्लास्ट के स्टोमा में यू हैव 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P। सो इन 3 कार्बन शुगर्स की या ट्रायोसिस की स्टोमा के अंदर कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है, यानी इस केस में ये मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन में ज्यादा है 3 कार्बन शुगर। सो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगा? ऑपोजिट डायरेक्शन। सो स्टोमा के अंदर जो आपका एल्डोलेज एंजाइम है ये इन 5 में से एक मॉलिक्यूल ऑफ G3P को एज इट इज और दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ G3P को उसकी आइसोमेरिक फॉर्म यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की फॉर्म में क्या करता है, उनकी कंडेंसेशन करवाता है। ग्लाइकोलाइसिस में बॉन्ड ब्रेक होता है लेकिन यहाँ पे इन्हीं दोनों के दरमियान क्या होगा, बॉन्ड दोबारा बनेगा। और ये चीज देखिएगा कि यहाँ पे बॉन्ड किन ग्रुप्स के दरमियान बन रहा है, एक शुगर एल्डो शुगर है और दूसरी शुगर आपके पास कौन सी शुगर है, कीटो शुगर। सो आप कह सकते हैं कि एल्डोलेज एंजाइम कीटो एंड एल्डो शुगर की कंडेंसेशन करवा रहा है, जिसमें कीटो शुगर का लास्ट कार्बन टर्मिनल कार्बन विच इज नॉट फॉस्फोराइलेटेड
और एल्डो शुगर का फर्स्ट कार्बन जहां पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये दोनों पार्टिसिपेट करें कंडेंसेशन रिएक्शन इन दोनों कार्बन के दरमियान। अब अगेन अगर आप यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो अभी ये दोनों स्ट्रक्चर स्टेबल है। अगर बॉन्ड बनना है तो यहाँ पे भी बॉन्ड का पोटेंशियल होना चाहिए और यहाँ पे भी। सो ऑपोजिट टू दी क्लीवेज रिएक्शन, जब बॉन्ड बनना होता है तो वहां पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा विच इज अनस्टेबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कंपैरेटिवली वीक बॉन्ड। सो यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन के पास एक बॉन्ड का पोटेंशियल आ गया और जो दूसरा स्ट्रक्चर है वहां से एक हाइड्रोजन रिलीज होगा। दोनों कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ये वाला हाइड्रोजन इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा फाइनल। ठीक है, सो आपके पास यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअली कि जैसे ही डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के दरमियान कंडेंसेशन हुई, एल्डो और कीटो शुगर के दरमियान कंडेंसेशन हुई, तो आपके पास एक 6 कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन शुगर बनी और उस शुगर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। सो ये चीज याद रखनी है कि स्टेज 3 ऑफ कैल्विन साइकिल में जब भी एल्डोलेज एंजाइम आएगा उसने क्या करना है, एक कीटो शुगर को एल्डो शुगर के साथ कंडेंस करना है, कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है और रिजल्टिंग एक कीटो शुगर बनाना है। So aldolase enzyme means condensation of aldo and keto sugar to produce a new keto sugar. जो प्रोडक्ट बनेगी हमेशा उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा? कीटो फंक्शनल ग्रुप होगा। ये क्लियर हो गया सबको? ओके, अब हम चलते हैं दूसरे एंजाइम की तरफ विच इज फॉस्फेटेज एंजाइम। जैसे ही एल्डोलेज एल्डो और कीटो शुगर की कंडेंसेशन करवा के फारिग होगा तो उसके बिल्कुल बाद एक दूसरे एंजाइम ने इस पे एक्ट करना है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फॉस्फेटेज। अब फॉस्फेटेज ने इस प्रोडक्ट के ऊपर एक्ट करना है ना जो एल्डोलेज ने बनाई है, तो मैं बाकी यहाँ से स्ट्रक्चर जो है वो इसको रिमूव कर रही हूँ, सिर्फ इसको यहाँ पे रखना। फॉस्फेटेज एंजाइम ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी स्ट्रक्चर में से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करते हैं। सो यहाँ पे आपके पास जो फॉस्फेटेज होगा जो स्टेज नंबर 3 में यूज होते हैं फॉस्फेटेजेस, ये सारे के सारे फॉस्फेटेजेस कार्बन नंबर 1 के लिए स्पेसिफिक है। सो यहाँ पे जो फॉस्फेटेज है दिस इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, जो कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जिसको एल्डोलेज ने भी बनाया है उसके फर्स्ट कार्बन से इस फॉस्फेट को रिमूव करेगा और प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगी? फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट। सिर्फ यहां से एक फॉस्फेट रिमूव होगा। जियोमेट्री क्लियर है? So this is product of second enzyme fructose 6-phosphate। अब इसी प्रोडक्ट fructose 6-phosphate के ऊपर तीसरे एंजाइम पे हम करना है एंड दिस एंजाइम इज ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। एल्डोलेज ने एल्डो कीटो की कंडेंसेशन करवा के कीटो शुगर बनाई और फॉस्फेटेज ने उस कीटो शुगर में से फर्स्ट कार्बन पे जो फॉस्फेट था उसे क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अब बारी आती है ट्रांसकीटोलेज एंजाइम। जस्ट लाइक एल्डोलेज, ट्रांसकीटोलेज को भी एक एल्डो और कीटो शुगर चाहिए होती है अपना रिएक्शन करवाने के लिए। यहाँ पे जो शुगर आपके पास है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, वो कौन सी शुगर है? कीटो शुगर है। और जो एंजाइम है उसे कीटो के साथ और कौन सी शुगर रिक्वायर्ड है? एल्डो शुगर। सो इस टाइम आपके स्टोमा के पास एक ही एल्डो शुगर अवेलेबल है एंड दिस इज G3P। So this is the moment जब आपका तीसरा मॉलिक्यूल अब G3P यूज होगा। पहले आपने एल्डोलेज में ये दोनों मॉलिक्यूल यूज किए थे ना, एक को एसिडेज और दूसरे को इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, और उन्हें कन्वर्ट किया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। फिर फॉस्फेटेज ने वहां से एक पोजीशन से फॉस्फेट हटा दिया। अब जो दूसरा एंजाइम है, तीसरा एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज, उसके पास कीटो शुगर तो है बट उसे एल्डो शुगर भी रिक्वायर्ड है। सो ये G3P व्हिच इज एन एल्डो ट्राइओज
उसके एक मॉलिक्यूल को कंज्यूम करेगा, बिकॉज इसे रिएक्शन करवाना है कीटो और एल्डो दोनों के दरमियान। कीटो शुगर है और एल्डो शुगर कौन सी होगी, G3P। तो यहाँ पे मैं G3P का स्ट्रक्चर भी लिख रही हूँ। ओके, शुगर की रिक्वायरमेंट्स तो पूरी हो गई, एंजाइम को एल्डो शुगर भी मिल गई और कीटो शुगर भी मिल गई। बट द क्वेश्चन इज कि ये एंजाइम इन एल्डो और कीटो शुगर में रिएक्शन एक्चुअली किस किस्म का करवाएगा? एल्डोलेज ने तो कंडेंसेशन करवाई ना। ये जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है, जैसे कि नेम से ही ये ऑब्वियस है कि दिस इज अ ट्रांसफेरेज एंजाइम, और आप लोग एंजाइमोलॉजी पढ़ के आए और वहां पे आपको पता है कि ट्रांसफेरेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि किसी डोनर से कोई ग्रुप पकड़ते हैं और उसे किसी एक्सेप्टर में ट्रांसफर करते हैं, ऐसे ही है ना। सो अगर ये ट्रांसफेरेज एंजाइम है तो ये किस ग्रुप को ट्रांसफर करेगा, यहाँ पे कीटो ग्रुप, और वो कीटो ग्रुप इन दोनों में से किसके पास है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट के पास है ना। तो इट मींस कि दिस कीटो शुगर विल एक्ट एज डोनर एंड एल्डो शुगर विल एक्ट एज एक्सेप्टर। सो आप ये कह सकते हैं कि ट्रांसकीटोलेज का क्या फंक्शन है, ट्रांसफर ऑफ अ कीटो ग्रुप फ्रॉम अ कीटो ग्रुप डोनर टू एल्डो ग्रुप एक्सेप्टर। सो ये जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ, इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को ये कीटो शुगर से उठा के कहां पे ट्रांसफर कर देगा, एल्डो शुगर के पहले कार्बन पे। अब हम देखते हैं कि ये ट्रांसफर एक्चुअली कैसे होगा, ठीक है। और इसके बाद आपके पास कैसी प्रोडक्ट्स बनेंगे। इन G3P को मैं ऊपर शिफ्ट कर देती हूँ। मेरा 3 G3P के मॉलिक्यूल्स यूज हो चुके हैं। अच्छा, अब ये जो ट्रांसकीटोलेज एंजाइम है, ये जब इस शुगर से, इस 6 कार्बन शुगर से 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स को ट्रांसफर करेगा, तो हम देखते हैं इस शुगर के साथ क्या होगा। अब यहां से मैं इस 2 कार्बन के अलावा जो बाकी 4 कार्बन है उनको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 एंड 4। इन 2 कार्बन को मैं ले लेती हूँ जो कि इसने ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज अब इस स्ट्रक्चर के पास ये 2 कार्बन अवेलेबल नहीं। सो जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है आपके पास, वो रिमेनिंग स्ट्रक्चर इस फॉर्म में प्रेजेंट है। जिसमें आपकी ये जो फर्स्ट कार्बन है इसमें 1 2 एंड 3 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी, ठीक है। तो इस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन रिलीज होगा। इस प्रोटॉन को मैं भी यहाँ लिख लूँ बिकॉज आगे ये यूज होगा। और यहाँ पे क्या चीज होगी, डबल बॉन्ड फॉर्म। सो आपने ये नोटिस किया कि 2 कार्बन फ्रेगमेंट को ट्रांसफर करने के बाद इसका फंक्शनल ग्रुप भी चेंज हो गया। पहले इसी शुगर में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, कौन सा फंक्शनल ग्रुप था, कीटो फंक्शनल ग्रुप था ना। अब इस फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसफर करने के बाद ये किसमें कन्वर्ट हो गई है, एल्डो शुगर में। और ये आपके पास जो एल्डो शुगर है, दिस इज एरिथ्रोज 4-फॉस्फेट। सो एक चीज आपने ये देखी कि इसमें 2 कार्बन एटम्स कम है कंपेयर टू द प्रीवियस शुगर, और दूसरी आपने ये देखी कि फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया है। कीटो ग्रुप को डोनेट करने के बाद इसका अपना फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया। इसी तरह हम दूसरी शुगर को देखते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, जिसने 2 कार्बन एक्सेप्ट करने हैं, कि एक्चुअली ये कैसे एक्सेप्ट करेगी 2 कार्बन। ये आपके पास G3P है और ये 2 कार्बन जो के कीटो ग्रुप में डोनेट किए हैं। अब अगर इस G3P या ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में इन 2 कार्बन को ऐड करना है स्ट्रक्चर में, उसके लिए आपको यहाँ पे स्पेस चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये जो स्पीशी है इसका एक बॉन्ड ऑलरेडी ब्रेक हुआ है,
बॉन्ड वहां से वो ब्रेक करके यहाँ पे आएगा ना। तो ये जो 2 कार्बन फ्रेगमेंट है, यहाँ पे कार्बन के पास तो पहले से ही बॉन्डिंग का पोटेंशियल था, बट इस कार्बन को फेवरेबल बनाने के लिए यहाँ से प्रोटॉन रिलीज हुआ और सॉरी डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, और जो डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसके बाद ये वाला प्रोटॉन जो कि इस स्पीशी ने रिलीज किया था प्रीवियस स्टेप में, वो यहाँ पे है। सो आप देख सकते हो कि एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन आपके पास जो कीटो शुगर थी वो एल्डो शुगर में कन्वर्ट हो चुकी है, और जो शुगर पहले एल्डो शुगर थी वो 2 कार्बन फ्रेगमेंट को एक्सेप्ट करने के बाद किसमें कन्वर्ट हो चुकी है, कीटो शुगर। एंड द नेम ऑफ दिस कीटो शुगर इज xylulose 5-phosphate। सो इन 3 एंजाइम्स के एक्शन के बाद हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड बना है, और यहाँ पे वो 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है, दिस वन xylulose 5-phosphate। ठीक है। सो इन 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस के बाद हमारे पास एक 5 कार्बन कंपाउंड की सिंथेसिस हो गई, लेकिन हमें टोटल कितने बनवाने हैं, 3 बनवाने हैं। अभी भी 2 आपके पास जो है वो कंपाउंड मिसिंग है, और पीछे 2 G3PD अवेलेबल है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आगे रिएक्शन कैसे चलेगा। अब xylulose 5-phosphate तो स्टोमा के अंदर एज इट इज रहेगा, ये फर्दर यूज नहीं होगा, बिकॉज इसमें आगे जो है वो राइबोलोज 1,5-बिस्फॉस्फेट में कन्वर्ट होना है, एक 5 कार्बन कंपाउंड बन चुका है, इसको हम ऐसे पीछे आपके पास जो एरिथ्रोज 4-phosphate बचा है, इसके साथ क्या होगा, इसके ऊपर दोबारा ये एंजाइम इसी सीक्वेंस में एक्ट करेगा, पहले एल्डोलेज फिर फॉस्फेटेज और उसके बाद ट्रांसकीटोलेज। तो अब हम देखते हैं कि एरिथ्रोज के बाकी आगे वाले जो स्टेप्स हैं वो कैसे चलेंगे। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट साइड पे मैं लिख लेती हूँ कि हमारे पास अभी तक एक प्रोडक्ट बनी है, और वो प्रोडक्ट कौन सी है, xylulose 5-phosphate। ठीक है, उसको आगे हमें यूज नहीं करना, उसका हम बाद में देखेंगे कि फर्दर प्रोसेसिंग कैसे होगी। पीछे जो आपके पास ये एरिथ्रोज 4-phosphate बची है, विच इज 4 कार्बन कंटेनिंग एल्डोज एल्डो शुगर, इसके ऊपर पहला एंजाइम जो वर्क करेगा दिस इज एल्डोलेज, एंड वी ऑल नो कि एल्डोलेज को एल्डो के साथ और कौन सी शुगर चाहिए होती है, कीटो। सो अब एक और G3P का मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट यहाँ पे एंटर करेगा। ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट विच इज अ कीटो शुगर, और ये आपके पास है एल्डो शुगर। फॉस्फेट ग्रुप को मैं ऊपर लिख लेती हूँ, और यहाँ पे सिंपल OH। एल्डोलेज एंजाइम का रिएक्शन अभी आप लोगों ने देखा है, और आप लोगों को पता है कि इस एंजाइम में यहाँ पे क्या करना है, कीटो और एल्डो की कंडेंसेशन, और वो कंडेंसेशन यहाँ से इस कार्बन और यहाँ से पहले कार्बन के दरमियान होना है। सो अब यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर लिखती हूँ कि आफ्टर कंडेंसेशन आपके पास क्या स्पीशी बनेगी, 3-4 कार्बन, ये मैं एज इट इज लिख रही हूँ। दिस इज एरिथ्रोज 4-phosphate, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे बॉन्ड एक्चुअली कैसे बनेगा। समझ तो आप लोगों को आ गई होगी, वही प्रोसीजर है जिससे पहले हम लोग देखते हैं कि अगर बॉन्ड बनना है तो यहाँ से मुझे बताएं कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या बनाने लगे? मैं एक तो टीवी बनाने लगे और दूसरे पे हम न्यूट्री इसे आ रहा है। हाँ जी ग्रीन ग्रीन कर शुक्रिया।
वही ना पीसीआर आ रहा है फोटो के बाद। हाँ जी यस, यहाँ पे आपकी ये दोनों शुगर जब बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से एक प्रोटॉन रिलीज होगा, एक हाइड्रोजन रिलीज होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा और उसके बाद जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हुआ है वो इंटरनल रीअरेंजमेंट की वजह से इसी ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा। तो अब आपके पास जो स्पीशी आई है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन कंटेनिंग शुगर, जिसका नेम क्या है? सूडो हेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट, यानी कीटो और एल्डो शुगर की कंडेंसेशन के बाद यू हैव 7 कार्बन कंटेनिंग कीटो शुगर विथ 2 फॉस्फेट ग्रुप, एक 7 कार्बन पे और दूसरा फर्स्ट कार्बन। सो दिस इज सीडोहेप्टुलोज 1,7 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब ये जो 7 कार्बन शुगर है, ऑब्वियसली एल्डोलेज ने जब इस पे एक्ट कर लिया है तो एल्डोलेज के बाद दूसरा एंजाइम कौन सा एक्ट करेगा? फॉस्फेटेज। और जब फॉस्फेटेज इस पे एक्ट करेगा तो तब आपके पास फर्स्ट कार्बन से फॉस्फेट रिमूव होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट 3, 6 and 7। This is pseudoheptulose 7 phosphate. ओके, अब इस pseudoheptulose 7 phosphate पे नेक्स्ट कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? ट्रांसकीटोलेज। और ये शुगर आपके पास कौन सी शुगर है? कीटो शुगर है ना। ट्रांसकीटोलेज ने अगर इसके ऊपर एक्ट करना है तो आपको कीटो के साथ और कौन सी शुगर चाहिए? एल्डो शुगर। सो नाउ लास्ट मॉलिक्यूल ऑफ G3P यहाँ पे यूज होगा, जो फिफ्थ मॉलिक्यूल था वो यहाँ पे यूज होगा। सो मैं यहाँ पे आप ट्रांसकीटोलेज का रिएक्शन लिखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि आपके पास फाइनल प्रोडक्ट्स क्या हैं। यहाँ पे आपके पास यू है कीटो शुगर pseudoheptulose 7 phosphate along with an aldo sugar G3P और जब रिएक्शन होगा एल्डो और कीटो शुगर के दरमियान तो इस केस में ट्रांसकीटोलेज ने क्या करना है? तो मैं यस ट्रांसफर, यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन कीटो ग्रुप का ट्रांसफर होगा फ्रॉम सीडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट टू G3P। यही पढ़ा था ना हमने कि एल्डो और कीटो शुगर के दरमियान रिएक्शन करवा के कीटो ग्रुप को यानी 2 कार्बन फ्रेगमेंट को कीटो डोनर से एल्डो एक्सेप्टर में भेज दें। सो अब कीटो डोनर यहाँ पे सीडोहेप्टुलोज है जो कि 2 कार्बन को G3P में भेजेगी और इस 2 कार्बन के जाने के बाद आपके पास इस स्पीशी में कितने कार्बन बचेंगे? 5। ठीक है, और यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो चेंज हो जाएगा किसमें? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। So this sugar will be ribose, yes, this one, ribose 5-phosphate, और जो आपके पास G3P है जब वो इस 2 कार्बन फ्रेगमेंट को एक्सेप्ट करेगी तो उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगी 1 2 3। पहले मैं इसको एज इट इज लिखती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि जब यहाँ पे 2 कार्बन फ्रेगमेंट्स ऐड होंगे तो
एक पोजीशन पे जो एच और ओ एच की है ना डायरेक्शन, वो भी इन्वर्ट होगा। लाइक यहाँ पे देखो, अगर आप ये ग्रुप ट्रांसफर होना है ना, यहाँ पे ये ग्रुप ऐड होंगे, तो यहाँ पे एडिशन के लिए ये बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड के ब्रेकेज के बाद आपके पास यहाँ पे बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे आपके पास क्या चीज ऐड हो जाएगी, हाइड्रोजन। ठीक है, सो अब आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनी है, दिस इज 5 कार्बन कंटेनिंग एल्डोपेंटोज राइबोज 5 फॉस्फेट, एंड दिस इज 1 2 3 4 5 कार्बन कंटेनिंग कीटोपेंटोज। लेकिन उस कीटोपेंटोज में एक पोजीशन पे हाइड्रोजन और OH ग्रुप की पोजीशन इन्वर्ट है, जस्ट लाइक ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट। तो ये भी कौन सा मॉलिक्यूल है, ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट। बिकॉज राइबोज और राइबोलोज में आपके पास जितने हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स हैं वो सिमेट्रिक हैं, एक ही पोजीशन पे होते हैं। अगर इस थर्ड कार्बन के अराउंड पोजीशन चेंज हो तो इस केस में ये कौन सी शुगर होती है, ज़ाइलोलोज। तो एट द एंड ऑफ दिस स्टेप, एट द एंड ऑफ दिस रिएक्शन, हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं 5 कार्बन शुगर के, जिसमें से 2 ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट है और एक राइबोज 5 फॉस्फेट। ये क्लियर हो गया सबको? अब हमें इन 3 मॉलिक्यूल्स को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में करना है। बेशक ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बेशक ये पेंटोजेस हैं, बट ये वो सेम एक्सेप्टर नहीं है जो हमने यूज किया था। सो अब 1 से 2 एंजाइम्स की मदद से हम इन ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट और राइबोज 5 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट करेंगे, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में। इसको आप यहाँ से भी नोटिस कर सकते हो, अगर मैं स्लाइड से ये पॉइंट क्लियर करूँ कि इस पूरे स्टेज के बाद स्टेज नंबर 3 अभी आप लोगों के पास जो है उसमें मैंने 3 एंजाइम्स का जिक्र किया है। एक दफा अगर मैं यहाँ से वो आप लोगों को उसका ओवरव्यू दे दूँ और उसके बाद हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड नेक्स्ट एंजाइम। अब अगर आप स्टेज नंबर 3 को यहाँ पे देखो तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में कि पहले स्टेप के अंदर आपके पास एंजाइम एल्डोलेज G3P और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट के दरमियान कंडेंसेशन करवा के फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना रहे हैं। सेकंड स्टेप में फॉस्फेटेज उसमें से एक फॉस्फेट निकाल के उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब जो अगला एंजाइम है उसे इस कीटो शुगर के साथ एल्डो शुगर चाहिए, एंड दिस एल्डो शुगर इज ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। 1 2 और 3 मॉलिक्यूल आप यहाँ तक यूज कर चुके हैं। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ट्रांसफर के बाद आपके पास एक 5 कार्बन शुगर बनी थी जिसको मैं स्टार से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, विच इज ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट। और पीछे बचने वाली जो 4 कार्बन शुगर थी उसके ऊपर दोबारा यही सीक्वेंस ऑफ एंजाइम्स है उन्होंने ऐड किया। पहले एल्डोलेज ने इस एल्डो शुगर के साथ एक कीटो शुगर यूज की, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, और ये कहां से आई थी, फ्रॉम द सेम पूल ऑफ G3P जस्ट फ्रॉम वन। तो यहाँ तक आपके पास 4 मॉलिक्यूल यूज हो चुके हैं G3P के। ठीक है, कंडेंसेशन के बाद आपके पास एक 7 कार्बन शुगर बनी, एंड दिस 7 कार्बन शुगर इज सूडोहेप्टुलोज 17 बिसफॉस्फेट। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि एरिथ्रोज और डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट की कंडेंसेशन के बाद आपके पास 7 कार्बन शुगर बनी जिसमें 2 फॉस्फेट थे। अगेन फॉस्फेटेज ने उसके ऊपर एक्ट किया और उसकी फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कराया और आपके पास कौन सी शुगर आ गई, सूडोहेप्टुलोज 7 फॉस्फेट। और जो लास्ट एंजाइम है ट्रांसकीटोलेज, वो इस कीटो शुगर के साथ दोबारा से उसकी डिमांड है कि उसे एक एल्डो शुगर चाहिए। So this is the last molecule of G3P जो यहाँ पे यूज होगा 5th वन। और जब एक्सचेंज होगा इन दोनों के दरमियान 2 कार्बन फ्रेगमेंट जब यहाँ 3 कार्बन शुगर में जाएंगे तो आपके पास जो दोनों शुगर्स बनेगी वो कौन सी होंगी, 5 कार्बन शुगर्स, जिसमें से एक है ज़ाइलोलोज 5 फॉस्फेट और दूसरी है राइबोज 5 फॉस्फेट। सो यहाँ तक हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं 5 कार्बन शुगर्स, जिसमें से एक राइबोज 5 फॉस्फेट
और बाकी 2 मॉलिक्यूल्स आपके पास कौन से हैं? ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि ये राइबोस 5-फॉस्फेट और ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट एक्चुअली राइबोस 1,5-बिसफॉस्फेट में कैसे कन्वर्ट होंगे, which is the final molecule which is the actual acceptor of Calvin-Klein। ठीक है, सो राइबोस 5-फॉस्फेट और राइबोलोज 5-फॉस्फेट एक्चुअली एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अगर इसको मैं सिंपल स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आप लोगों के सामने एक्सप्लेन कर दूं, तो एक तरफ मैं ड्रॉ करती हूँ राइबोस 5-फॉस्फेट को और दूसरी तरफ मैं ड्रॉ करती हूँ ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट। This is ribose 5-phosphate। राइबोस 5-फॉस्फेट सबसे पहले इसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करता है आइसोमेरेज, जो कि सिंपली इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट करता है? कीटो फंक्शनल ग्रुप। सो पहला एंजाइम जो यहाँ पे यूज होगा दिस इज राइबोस 5-फॉस्फेट आइसोमेरेज, जिससे सिंपली क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप की रीअरेंजमेंट करवा के इस राइबोस को किस में कन्वर्ट करना है? राइबोलोज 5-फॉस्फेट। इन दोनों में सिवाय फंक्शनल ग्रुप के और कोई डिफरेंस नहीं है। सो पहले राइबोस किस में कन्वर्ट होगा? राइबोलोज 5-फॉस्फेट में, जिसमें एल्डिहाइड की बजाय कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, मैं यहां तक समझ आ गई? सो एक एंजाइम ने इसके फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट किया, शिफ्ट किया, कीटो को एल्डो में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद आपके पास एंजाइम है राइबोलोज 5-फॉस्फेट काइनेज, जो कि एटीपी को यूज करेगा एज अ फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर। ठीक है, और यहां से एक फॉस्फेट ग्रुप इस राइबोलोज की फर्स्ट पोजीशन पे भी अटैच करवा देगा, ताकि ये राइबोलोज 5-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो जाए? राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। सो इसके बाद आपके पास यहां पे एक फॉस्फेट ग्रुप होगा और एक फॉस्फेट 5th कार्बन पे अटैच होगा। सो दिस इज द सेम एक्सेप्टर मॉलिक्यूल जो कि स्टेज 1 में हमने यूज किया था, विच इज राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट। ठीक है, राइबोस तो इन दो एंजाइम्स की मदद से कन्वर्ट हो गई राइबोलोज 1,5-बिसफॉस्फेट में। अब हम आते हैं कि हमारे पास 2 मॉलिक्यूल ज़ाइलोलोज के भी तो बने थे ना, तो ज़ाइलोलोज ने किस तरह से कन्वर्ट किया? पहले तो आप ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट और राइबोलोज 5-फॉस्फेट के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो फिजान, और इन दोनों स्ट्रक्चर्स में मुझे बताओ कि किस चीज का डिफरेंस है। ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट है, राइबोलोज 5-फॉस्फेट। कार्बन 3 पे किस चीज का डिफरेंस है? इन ग्रुप्स की ओरिएंटेशन का डिफरेंस, दिस वन एंड दिस वन। यानी फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, दोनों कीटो शुगर्स हैं, दोनों में 5 कार्बन्स हैं, लेकिन सिर्फ 3rd कार्बन के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन क्या है? चेंज है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है? एपीमर्स। ग्लूकोज और गैलेक्टोज याद है ना? ये ऐसे स्ट्रक्चर्स, आइसोमर्स तो वो होते हैं ना कि जिनमें फंक्शनल ग्रुप चेंज है, फ्रुक्टोज एंड ग्लूकोज, बट ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है और सिर्फ एक कायरल कार्बन के अराउंड ग्रुप्स की पोजीशन ऑपोजिट है, उनको क्या कहते हैं? एपीमर्स। तो इट मींस कि ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट and ribulose 5-phosphate, they are epimers of each other at carbon number 3. So आपके पास एक एंजाइम है which is epimerase enzyme, ज़ाइलोलोज 5-phosphate epimerase। ये इसको इसके एपीमर राइबोलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, और जब ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ज़ाइलोलोज 5-फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 5-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे,
विद द हेल्प ऑफ एपिमेरेज, तो उसके बाद मजीद 2 एटीपीज को यूज करते हुए दिस काइनेज एंजाइम इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। सो यहाँ पे टोटल कितने एटीपीज यूज हुए, 3, एक राइबोलोज 5 फॉस्फेट को और बाकी 2 जाइलोलोज 5 फॉस्फेट को इसमें। यहां तक समझ आ गई? जी बच्चों ये क्लियर है सबको? ओके। अब इस सारे प्रोसेस को देखने के बाद हम कैल्विन साइकिल की स्टीशियोमेट्री कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने एटीपीज और कितने NADPH एक्चुअली यूज होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि कैल्विन साइकिल में एक ट्रायोल्स को बनाने के लिए लाइक आप इस साइकिल से इस डायग्राम से देख सकते हैं कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को जब 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट एक्सेप्ट करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं टू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट, तो उसके बाद आपके पास उसकी रिडक्शन के लिए पहले यहाँ पे एक एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज जो कि 6 एटीपीज यूज करेगा और इसे कन्वर्ट करेगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। उसके बिल्कुल बाद आपके पास एंजाइम है G3P डिहाइड्रोजिनेज जो कि मैंने अभी लेक्चर में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, जो कि 6 NADPH को यूज करेगा और इन 6 मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देगा इनटू द 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। इन 6 में से एक मॉलिक्यूल को सेल एज अ नेट कार्बोहाइड्रेट कंसीडर करेगा, एज अ नेट मॉलिक्यूल जो उसने बनाया है, और बाकी के जो 5 मॉलिक्यूल्स हैं इन 5 molecules को by using different enzymes aldolase, phosphatase and transketolase convert करता है into the ribulose 5-phosphate and xylulose 5-phosphate, और finally इस ribulose 5-phosphate को ribulose 1,5 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए 3 मजीद एटीपीज यूज होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि कैल्विन साइकिल में एक ट्रायोज को बनाने के लिए एक 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए 9 एटीपीज और 6 NADPH यूज होते हैं। ऐसे है। सो अगर एक ग्लूकोज के लिए कैलकुलेट करें विच इज अ हेक्सोज, सो ग्लूकोज के लिए आपके पास टोटल कितने एटीपीज यूज होंगे, 18 एटीपीज, और NADPH कितने होंगे, 12। ये बात समझ आई है कि एक ट्राइओस या 3 कार्बन शुगर को बनाने के लिए आपके पास ये गिवन है। तो अगर मैं पूछ लूं कि हेक्सोज को बनाने के लिए कितने एटीपीज और NADPH रिक्वायर्ड होंगे, तो वो उससे डबल होंगे बिकॉज़ हेक्सोज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ट्राइओसेस। ठीक है, अब एक क्वेश्चन का मुझे आप लोग आंसर दें कि अभी तक हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू, लाइट और डार्क रिएक्शन के थ्रू हमने सिर्फ और सिर्फ ट्राइओसेस प्रोड्यूस किया, G3P को प्रोड्यूस किया, ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को प्रोड्यूस किया। कार्बोहाइड्रेट्स अगर हम बात करें तो हम प्राइमरी जो कहते हैं कार्बोहाइड्रेट जो कि एक मॉलिक्यूल जिसको हम फूड के तौर पे यूज करते हैं वो तो ग्लूकोज है, तो हम यही नॉर्मली कहते हैं कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं। बट हम तो ये देखते हैं कि कैल्विन साइकिल में आपके पास कौन से मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ट्राइओसिस, G3P। सो प्लांट्स एक्चुअली ट्राइओसिस को बाद में हेक्सोसिस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए एक सिंपल सा पाथवे है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस के साथ साथ ग्लूकोनियोजेनेसिस के एंजाइम्स भी यूज होते हैं। एज यू कैन सी हियर कि आपके पास जो G3P जो कार्बोहाइड्रेट जो ट्राइओसिस प्लांट प्रोड्यूस करता है, इसको वो कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज, जस्ट लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी तो यही होता है ना,
पायरोवेट से आपके पास जो है वो ग्लूकोज बनती है, उसमें 7 एंजाइम्स ग्लाइकोलिसिस के होते हैं और 3 यूनिक एंजाइम्स, लेकिन अल्टीमेटली वो पायरोवेट या 3 कार्बन का फॉर्म कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज में। सो यहाँ पे भी आपका ये जो 3 कार्बन शुगर है ये कन्वर्ट हो सकती है किसमें, ग्लूकोज में। और उसके लिए कौन कौन से एंजाइम यूज होंगे, सबसे पहला एंजाइम होगा एल्डोलेज, जो कि G3P और डाइहाइड्रोक्सी एसिनोन फॉस्फेट की कंडेंसेशन करवा के फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाएगा, विच इज एन इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद इसके ऊपर ग्लूकोनियोजेनेसिस का एक एंजाइम है विच इज फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जिसे अभी हमने स्टेज नंबर 3 में भी डिस्कस किया है, जो कि यहां से फर्स्ट पोजीशन से फॉस्फेट को रिमूव करवा के इसे किस में कन्वर्ट करेगी, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। एंड वी ऑल नो कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट इजीली कन्वर्ट हो सकता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बाय रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम आइसोमेरेज। ठीक है, सो यहां तक एक दफा प्लांट्स ने G3P या ट्राइओसिस बना ली तो उसके बाद उसके स्ट्रोमा में वो सारे एंजाइम्स अवेलेबल है जिसके थ्रू वो ग्लूकोज भी बना सकता है और स्टार्च की बायोसिंथेसिस भी करवा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। सो हम कह सकते हैं कि अल्टीमेटली प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूसर है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स। यहाँ तक बच्चों आप लोगों का कैल्विन साइकिल जो है इसकी तीनों स्टेजेस एंड हो गई और अब हम इन 2 स्लाइड्स के थ्रू जो है वो इस प्रोसेस की कैल्विन साइकिल की रेगुलेशन देखते हैं। नॉर्मली हम ये कहते हैं कि जो कैल्विन साइकिल है ये कैल्विन साइकिल लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, यहाँ लाइट की जरूरत नहीं होती इस साइकिल के लिए, इस प्रोसेस के लिए। बट ये चीज याद रखिएगा कि इनडायरेक्टली जो लाइट एनर्जी है वो कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स को एक्टिवेट या सप्रेस कर सकती है। ठीक है, एक मैकेनिज्म जिसके थ्रू लाइट एनर्जी कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स को रेगुलेट करती है, लाइट मीडिएटेड रेगुलेशन ऑफ कैल्विन साइकिल। ठीक है, लाइट एनर्जी के पास टोटल 2 मैकेनिज्म्स हैं, 2 वेज हैं जिसके थ्रू ये कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स को एक्टिव या सप्रेस करती है। ठीक है, एक्टिव की मैं यहाँ पे बात करूंगी। पहला मैकेनिज्म क्या है कि सपोज ये आपके पास यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में यू हैव थैलाकॉइड्स। ठीक है, और इन थैलाकॉइड्स के ऊपर वी ऑल नो जब लाइट एनर्जी फॉल करती है तो लाइट एनर्जी के रिस्पांस में यहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है और उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट क्या होता है कि स्ट्रोमा से प्रोटॉन थैलाकॉइड ल्यूमेन में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे है ना, अब थैलाकॉइड ल्यूमेन में अगर प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई होगी, जिसकी वजह से पीएच क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी और ये कंपार्टमेंट क्या होगा, एसिड। और दूसरा कंपार्टमेंट स्ट्रोमा जहां पे प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन कम है, यहां पीएच इंक्रीज हो जाएगी और ये कंपार्टमेंट क्या होगा, अल्कलाइन। देयर आर मेनी एंजाइम्स ऑफ डार्क रिएक्शन जो कि अल्कलाइन एनवायरनमेंट में एक्टिव होते हैं। ठीक है, सो डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स जो कि स्ट्रोमा में पड़े हुए हैं, जब यहाँ का एनवायरनमेंट अल्कलाइन हो जाएगा तो वो सारे के सारे एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, और इस एनवायरनमेंट को मजीद अल्कलाइन करने के लिए आपका जो थैलाकॉइड ल्यूमेन के अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है वो भी बाहर आ जाता है, बिकॉज दिस मैग्नीशियम इज अल्कलाइन अर्थ मैटर। ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट में जाती है, तो जितनी ज्यादा एल्कलीज, जितने ज्यादा प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन इस कंपार्टमेंट में कम होगी उतनी ही इसकी नेचर क्या होगी, अल्कलाइन। और इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट में आपके क्लोरोप्लास्ट में जो डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया सबको। इसके अलावा एक और मैकेनिज्म भी है जिसके थ्रू लाइट जो है वो कैल्विन साइकिल या डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स को एक्टिव करती है, और वो मैकेनिज्म है आपके पास रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स।
एंजाइमोलॉजी में आप लोगों ने एंजाइम्स की एक्टिवेशन और इनहिबिशन के डिफरेंट मैकेनिज्म्स पढ़े। एलोस्टेरिक रेगुलेशन जिसमें कोई मॉड्यूलेटर एक्टिव साइट के अलावा रेगुलेटरी साइट पे बाइंड करता है, एंजाइम की कन्फर्मेशन को ऐसे चेंज कर देता है कि यहाँ तो वो सबस्ट्रेट के साथ ज्यादा अच्छी तरह बाइंड करती है, यहाँ पे बाइंडिंग कम हो जाती है। इसको कहते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन। इसके अलावा एक और रेगुलेशन की स्ट्रेटेजी है विच इज कोवलेंट रेगुलेशन, जिसमें एंजाइम के साथ कोई ग्रुप कोवलेंटली आके अटैच होता है और उसके बाद उसको एक्टिव या सप्रेस करता है, जिसमें फॉस्फेट की अटैचमेंट, फॉस्फेट का रिमूव होना। ठीक है, ये एक इसकी एग्जांपल है। इसी तरह देयर आर सम एंजाइम्स जिनमें जब डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बने हों तो वो इनएक्टिव होते हैं। एंजाइम्स एक्चुअली प्रोटीन्स हैं एंड वी ऑल नो कि प्रोटीन्स में कुछ ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जिनमें थायोल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, सिस्टीन। तो अगर ये थायोल ग्रुप्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, यहाँ पे डाइसल्फाइड बने हुए हैं, तो उस केस में आपका ये एंजाइम सपोज इनएक्टिव है। और जैसे ही ये बॉन्ड रिड्यूस हो जाएंगे, ये बॉन्ड ब्रेक होंगे बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इस केस में आपका ये एंजाइम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ये एक और स्ट्रेटेजी है एंजाइम्स की एक्टिवेशन या इनहिबिशन की, व्हिच इज रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड। ठीक है, बिकॉज इन डाइसल्फाइड्स का बनना या इनका ब्रेक होना प्रोटीन की कन्फर्मेशन को चेंज करता है ना, प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को चेंज करता है। सो यहाँ पे भी आपके पास जो है वो कैल्विन साइकिल के ये 4 एंजाइम्स ये उस केस में एक्टिव होते हैं जब इनके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रिड्यूस हो, सॉरी जब इनके थायोल ग्रुप्स रिड्यूस हो, जब इनमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स नहीं बने। और जैसे ही ये ऑक्सीडाइज्ड होंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाएंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाएंगे, तो ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे या इनहिबिट हो जाएंगे। ये समझ आ गया? अब होता क्या है कि जब लाइट एनर्जी फॉल करती है, जब लाइट एनर्जी प्लांट्स के ऊपर फॉल करती है, तो उसका इफेक्ट क्या होता है, लाइट एनर्जी के फॉल करने का मतलब है कि यहाँ पे जो फोटो सिस्टम्स हैं इनमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, थियोफाइटिन, क्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन, सॉरी, और यहाँ पे प्लास्टोसायनिन तक फोटो सिस्टम 2 पे। और फोटो सिस्टम 1 के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरोफिल A0, A1, आयरन सल्फर सेंटर, फेरिडॉक्सिन, और फेरिडॉक्सिन के बाद एक एंजाइम होता है फेरिडॉक्सिन 2 NADP ऑक्सीडो रिडक्टेज या रिडक्टेज, जो कि फेरिडॉक्सिन के इलेक्ट्रॉन्स लेके कहाँ पे जाता है, NADP प्लस, और इसे कन्वर्ट करता है किसमें, NADP में। यही आपके पास एक प्रोसेस है ना लाइट रिएक्शन का। अब समटाइम्स जब लाइट एनर्जी फॉल करती है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करके फेरिडॉक्सिन तक आते हैं, तो फेरिडॉक्सिन बजाय अपने इलेक्ट्रॉन्स NADP प्लस को डोनेट करने के इस एंजाइम को स्किप करके एक दूसरे एंजाइम के पास जाती है, एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फेरिडॉक्सिन 2 थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज, जो कि आप ऑब्जर्व कर सकते हो इस डायग्राम। ठीक है, कि जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल की तो अब फेरिडॉक्सिन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके एक दूसरे एंजाइम की तरफ आ गई है, एंड दिस एंजाइम इज फेरिडॉक्सिन थायोरिडॉक्सिन रिडक्टेज, जो कि फेरिडॉक्सिन के इलेक्ट्रॉन्स को कहां पे ट्रांसफर कर देगी, थायोरिडॉक्सिन। ठीक है, और थायोरिडॉक्सिन में भी आप देख सकते हो कि प्रीवियस कंडीशन में इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड थे, लेकिन जैसे ही फेरिडॉक्सिन ने इसे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन प्रोवाइड किए तो वो डाइसल्फाइड बॉन्ड ब्रेक हुए और ये इस फॉर्म में आ गए, एक्टिव फॉर्म। सो जो इलेक्ट्रॉन पहले फेरिडॉक्सिन के पास थे अब वो किसके पास है, थायोरिडॉक्सिन के पास, इस प्रोटीन के पास। और बाद में ये थायोरिडॉक्सिन इन इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर देती है इन एंजाइम्स।
ठीक है। थायोरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन्स एंजाइम के पास जाएंगे, थायोरिडॉक्सिन इटसेल्फ वापस अपनी ऑक्सीडाइज स्टेज में आ जाएगी और जो एंजाइम में डाइसल्फाइड बॉन्ड थे उसे क्या कर देगी, रिड्यूस कर देगी या ब्रेक कर देगी। और जैसे ही एंजाइम के ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रिड्यूस होंगे, ये एंजाइम क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। सो लाइट दो मैकेनिज्म्स के थ्रू डार्क रिएक्शन के एंजाइम्स को एक्टिव करती है। एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट, स्ट्रोमा का एनवायरनमेंट अल्कलाइन कर देती है बिकॉज ऑफ द पंपिंग ऑफ प्रोटॉन्स इन थैलाकॉइड लुमेन, जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिव होंगे। और दूसरी स्ट्रेटजी क्या है, रिडक्शन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स ऑफ स्ट्रोमल एंजाइम्स। दीस फोर एंजाइम्स, इनके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को वो क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है। इस स्लाइड को एक बार देख लें, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन कोई